संडे जुलाई 5 को मोहाली गवर्नमेंट ने मैच फिक्सर रविंदर डांडीवाल को अरेस्ट किया। उसका लिंक बताया जा रहा है दो बड़े बड़े बैटिंग स्कैंडल से, और एक बैटिंग स्कैंडल तो ऑस्ट्रेलिया से लिंक्ड है, जिसमें सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में यह डिस्क्राइब किया गया है। उन्होंने डांडीवाल को किंग पिन ऑफ ग्लोबल मैच फिक्सिंग रैकेट इन टेनिस एंड क्रिकेट, बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, उसका ग्लोबली किंग पिन कहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट समवन एक्यूज्ड ऑफ मैच फिक्सिंग। क्यों ये इतना मुश्किल हो जाता है कि कोई पर्सन अगर एक्यूज्ड है मैच फिक्सिंग के आरोप में तो उसके ऊपर कार्यवाही करना क्यों मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आज की ही न्यूज़ है ये, जुलाई 7 की, इंडियन एक्सप्रेस एंड बाकी अदर न्यूज़पेपर सब में आई है। पुलिस ने अरेस्ट किया है किंग पिन, जो कि किंग पिन नेम दिया है हेराल्ड न्यूज़पेपर सिडनी के, किंग पिन ऑफ फिक्सिंग रैकेट रविंदर सिंह डांडीवाल को। तो रविंदर सिंह डांडीवाल को अरेस्ट किया गया है मैच फिक्सिंग के आरोप में। तो अब बात करते हैं कि इस पे चार्ज क्या लगाया गया है। जब इन्हें अभी अरेस्ट किया गया है मैच फिक्सिंग में, तो इन पे जो चार्ज लगाया गया है वो सेक्शन 420 आईपीसी की धारा 420 लगाई गई है, 420 आईपीसी। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये मुश्किल क्यों हो जाता है एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करना। पहले बात कर लेते हैं कि ये डांडीवाल है कौन। डांडीवाल अपनी प्रोफाइल में मेंशन करता है AKAS RS डांडीवाल, जो ये अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ये सब कुछ लिखते हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ क्रिकेट प्रीमियर लीग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अल्टीमेट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इतना सब कुछ इन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे मेंशन किया हुआ है। एक लोगो भी लगा है, द लोगो ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल रिसेंबल करता है BCCI के लोगो जैसा। अगर उसमें कुछ विजुअल डिफरेंस है जो कि वेरी माइन्यूट है, आसानी से दिख भी नहीं सकते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो वो BCCI का इन्हें मेंबर समझ बैठेगा। तो डांडीवाल को चंडीगढ़ में, उनका चंडीगढ़ सर्किट में काफ़ी जाना जाता है, और वो इन्वॉल्व है T20 लीग्स अब्रॉड में जो होती है उनमें भी इन्वॉल्व्ड है, लेकिन BCCI ने उनको किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कि मैच फिक्सिंग में जो पर्सन अरेस्ट होता है उसको व्हाई ही इज अरेस्टेड फॉर चीटिंग, उसको चीटिंग के आरोप में IPC 420 की धारा क्यों उस पर लगाई जाती है। तो ये कुछ ऐसा है कि मैच फिक्सिंग एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं है इंडिया में। अगर हम बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है मैच फिक्सिंग के ऊपर जिसमें हम एक पर्टिकुलर धारा लगाएं। तो इसलिए इसमें सेक्शन 420 लगता है IPC का। कभी भी कोई अगर मामला सामने आता है तो उसमें लॉयर्स, इन्वेस्टिगेटर, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम मतलब कोई लॉ तो है नहीं, एब्सेंस ऑफ लॉ के कारण ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि मैच फिक्सिंग के आरोप में जिसे पकड़ा है उसके ऊपर कोई सबूत ढूंढना या कुछ कार्यवाही करना, कोई लॉ नहीं है। अब तो फिर अगर कोई लॉ है नहीं तो क्या अभी तक पनिशमेंट नहीं दी जाती थी? ऐसा तो नहीं है, पनिशमेंट दी जाती थी। तो पनिशमेंट कैसे दी जाती थी? पनिशमेंट दी जाती थी बाय एंटी करप्शन रूल। अब इसमें क्या चीज है, इसमें एंटी करप्शन रूल की हम अगर बात करें तो एंटी करप्शन रूल BCCI का है। BCCI की एक यूनिट है एंटी करप्शन यूनिट, उनके हैं कुछ एंटी करप्शन रूल। तो इस रूल में क्या होता है कि ये कोई लॉ इन्फोर्स रूल नहीं है। इट मींस ये कोई फुल प्रूफ लॉ नहीं है कि मैच फिक्सिंग करी है तो ये सजा मिलेगी और ये चीज इस पे कार्यवाही होगी, इतने साल की जेल होगी, इतना जुर्माना होगा। कोई फुल प्रूफ चीज नहीं है, ये जस्ट एक रूल्स हैं
बने हुए, सेट ऑफ हाई प्रोफाइल रूल्स। अगर हम बात करें कुछ पुराने केसेस की जो लास्ट 2 डेकेड्स में हुए, जैसे कि 2000 में मोहम्मद अजरुद्दीन फॉर्मर कैप्टन थे जो, उनके ऊपर जो एक केस हुआ था, और 2013 में ये स्पॉट फिक्सिंग का श्रीसंत के ऊपर केस हुआ था। तो इन 2 केसेस में भी यही हुआ, इन 2 केसेस में भी ये कंट्रोवर्सी में रहे, उसके बाद ये चीज आजाद हो गए। इसकी बात करें अगर हम स्पॉट फिक्सिंग मामले की, जो बैटिंग केस था उसमें अरेस्ट तो किया गया था 3 क्रिकेटर को, श्रीसंत, अजीत चांडलिया और अनिकेत चावन को स्पॉट फिक्सिंग में, लेकिन उसके बाद जब कोई सबूत नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वो बैन भी हटा दिया जो बीसीसीआई ने श्रीसंत के ऊपर लगाया था 2019 में वो हट गया, और उनको फिर रिहा भी कर दिया गया। तो इस टाइप के जो कुछ केसेस हैं ये बिना किसी लॉ के छूट जाते हैं। बात करें अजरुद्दीन के केस की तो सेम चीज यही हुई थी। इट वाज अनेबल टू एस्टैब्लिश दैट दिस क्रिकेटर हैड क्लियरली वॉलेटाइल एनी एग्जिस्टिंग पैनल लेजिस्लेशन इन इंडिया even though their behavior fell squarely under the ambient of match fixing। अब यहाँ पे सीबीआई भी एक रोल प्ले करता है। सीबीआई इन केसेस में इन्वॉल्व हुआ था, तो सीबीआई क्या कहता है, सीबीआई के डेफिनेशंस क्या है मैच फिक्सिंग को लेके। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये 4-5 डेफिनेशंस हैं, ये सीबीआई की डेफिनेशन है। इनको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि सीबीआई क्या कहता है। सीबीआई के अकॉर्डिंग मैच फिक्सिंग क्या है। मैच फिक्सिंग के रूल्स ऐसे हैं, इंस्टेंस वेयर एन इंडिविजुअल प्लेयर और ग्रुप ऑफ प्लेयर रिसीव मनी इंडिविजुअली कलेक्टिवली टू परफॉर्म टू अंडर परफॉर्म। जब कोई पैसे लेता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर या फिर कोई इंडिविजुअल प्लेयर पैसे लेता है अंडर परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक मैच फिक्सिंग होगी। इंस्टेंस वेयर ए प्लेयर प्लेस्ड बैट इन मैचेस, जब कोई बैटिंग लगाए और वो नेचुरली अपनी परफॉर्मेंस को अनडिटरमाइन करे, वो बैटिंग होगी, वो मैच फिक्सिंग होगी। इंस्टेंस वेयर प्लेयर पास ऑन इंफॉर्मेशन, अगर वो कंपोजिशन जैसे प्रोबेबल रिजल्ट, पिच की कंडीशन, वेदर, ये सारी चीजें पास करता है फॉर मनी बैटिंग के लिए, तो ये भी मैच फिक्सिंग होगी। इंस्टेंट व्हेन ग्राउंडमैन were given money to prepare a pitch in way that suited batting syndicate, पैसे दिए जाते हैं ग्राउंडमैन्स को पिच को अपने अनुसार, जो मैच फिक्सर्स होते हैं अपने अनुसार ढालने के लिए, तो वो भी बैटिंग होगी। और एक्स प्लेयर्स के द्वारा बुकीज को गेन करना, फॉरेन प्लेयर को इन्फ्लुएंस करना, उनकी परफॉर्मेंस को करना, वो ये सब कुछ मैच फिक्सिंग की टर्मिनोलॉजी है सीबीआई के लिए। ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फिर क्या, सो अंडर व्हाट एग्जिस्टिंग प्रोविनेंस दे आर चार्ज, तो उनको चार्ज किस प्रोविनेंस में किया जाता है। अब जो सीबीआई ने किया था अजरुद्दीन की, अगर हम केस की बात करें तो सीबीआई ट्राइड टू टुक अजरुद्दीन अंडर द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए 1988 के अंदर मिस्टर अजरुद्दीन को सीबीआई ने चार्ज किया था। अब उस समय क्या था, अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी उन पे करप्शन का चार्ज लगाया गया था, कोई लॉ तो था नहीं, तो करप्शन का लॉ चार्ज लगाया गया था। ये बात हो रही है 2000 की, जिस समय कैप्टन कौन थे, अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, अब उन पे करप्शन का एक्ट तो लगाया गया था, बट ही वॉज ए पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये क्या चीज है, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज इन द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है उस पे ये करप्शन का एक्ट नहीं एप्लीकेबल करता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बट इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द एलाइज्ड एक्ट ऑफ करप्शन वाज नॉट कमिटेड व्हाइल ही वाज ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पे थे। अब एसबीआई में वो एज ए सर्वेंट थे, लेकिन वो तो मैच खेल रहे थे, तो करप्शन का एक्ट तो तब लगाया जाएगा ना कि जब आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा हो, और ड्यूटी उनकी एसबीआई में है, तो करप्शन का एक्ट बनता ही नहीं है। तो वहां पे वो फ्री हो गए थे इस चार्ज से, तो कोई एक फिक्स चार्ज नहीं लगाया गया। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि वहां पे क्यों चार्ज नहीं लगाया गया था। मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूं, वो एसबीआई में एज ए सर्वेंट थे, पब्लिक सर्वेंट थे, एसबीआई के एम्प्लॉय थे, और उनके ऊपर पीसीए 1988 पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया था। लेकिन इस एक्ट का ये प्रावधान है कि ये एक्ट तो तभी लगाया जाएगा जब कोई अपनी ड्यूटी कर रहा हो, यानी जॉब में हो, और जॉब उनकी एसबीआई में है और एसबीआई में वो वर्किंग उस समय थे नहीं, तो करप्शन का एक्ट बनता नहीं है, बिकॉज वो क्रिकेट में थे, क्रिकेट प्ले कर रहे थे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में भी यही हुआ, जो
2013 में स्पॉट फिक्सिंग भी केस हुई थी। उसमें क्या हुआ, उसमें पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने कौन सा केस लगाया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मोको, MCOCA 1999। वहां पे भी श्री संत के ऊपर कोई भी ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं मिले और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें फ्री कर दिया गया। अब क्या बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास क्या क्या पावर होती है, इन्वेस्टिगेटर के पास पावर्स क्या होती है। तो इन्वेस्टिगेटर के पास नॉर्मल जो पावर्स और होती है वो सारी चीजें होती है। पाहुआ बताते हैं, एडवोकेट विकास पाहुआ, सीनियर एडवोकेट है ये अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि पावर तो सारी हैं, जैसे इंट्रोगेट करना किसी को, कॉल फॉर बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाना सर्विस प्रोवाइडर से, सारी पावर्स हैं, बट कोई ऑफेंस तो हो, कोई ऑफेंस ही नहीं होता है, ये एक ऑफेंस नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम किस चीज पे इन्वेस्टिगेट करें। उनका ये कहना है कि ये काफी मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेट करना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि मैच फिक्सिंग एक ऑफेंस नहीं है, एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो क्या फिर जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट है उसके पास भी ये सिमिलर पावर होती है जो एक इन्वेस्टिगेटर के पास होती है? उनके पास नहीं होती है। बीसीसीआई के एसीयू एंटी करप्शन यूनिट के हेड अजीत सिंह बात करते हैं। अजीत सिंह जी ये कहते हैं कि वो एक नॉन इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप यहाँ आइए हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। वो लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट हिम, ऐसा वो कहते हैं। अगर वो आता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास बहुत कम प्रावधान है इस एक्ट के थ्रू कुछ एक्ट करने के। सेम चीज विदाउट ए लॉ, पुलिस भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती है जब तक किसी ने कोई क्राइम ना किया हो या फिर वो किसी क्राइम के लिए एक्यूज्ड ना हो। अगर मान लीजिए कि कोई क्राइम का संदिग्ध है तो उसके साथ क्वेश्चनिंग हो सकती है, बट मैच फिक्सिंग तो कोई क्राइम ही नहीं है, वो कोई ऑफेंस ही नहीं है, तो किस चीज पे पुलिस भी क्वेश्चनिंग करेगी। इसीलिए अजीत सिंह जी जो कि बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के हेड हैं, वो कहते हैं कि इसलिए हमें मैच फिक्सिंग का लॉ चाहिए ही चाहिए, वो काफी अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या आज तक लॉ बनने का कुछ ट्राई हुआ नहीं है? लॉ बनने का ट्राई हुआ है। 2013 में सबसे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट किया था एक प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल, ये 2013 में बनाया गया था, तो इसको आप चीज याद रख लीजिए। लेकिन क्या हुआ कि ये बिल धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, ये बिल पास ही नहीं हो पाया, ये जस्ट ड्राफ्टिंग कंडीशन में ही गया था। इस बिल के अंदर जेल भेजने के प्रावधान भी थे ऑफेंडर को। उसके बाद 2 बार और अटेम्प्ट किया गया। प्राइवेट मेंबर्स बिल, 2 प्राइवेट मेंबर बिल वेर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, वन बाय अनुराग ठाकुर, नेशनल स्पोर्ट्स एथिक कमीशन बिल जो कि इन्होंने 2016 में इंट्रोड्यूस करा था लोकसभा में, और दूसरा शशि थरूर द्वारा द स्पोर्ट्स बिल इन 2018 में। तो ऑनलाइन गेमिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में, वन बाय अनुराग ठाकुर एंड वन बाय शशि थरूर। लेकिन दोनों बिलों पे अभी तक कोई भी डिबेट नहीं की गई है। तो यहाँ पे मुद्दा यही उठ के आता है कि क्या बिल की सच में इतनी जरूरत है या नहीं है। ये एक डिस्कशन का टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। आप लोगों की अगर कुछ राय है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए स्वागत होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाने का नया सेशन ट्राई कर रहे हैं। जो कुछ टॉपिक्स जो अनसुलझे टॉपिक्स रहते हैं या जिन पे जो मेन फोकस न्यूज में नहीं आ पाते हैं, उन पे हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस बनाएं और आप लोगों के साथ उन टॉपिक्स को डिस्कस करें कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में जो भी हमने चीज़ें बताई हैं, या तो वो कहीं ऑफिशियली मेंशन्ड है या किसी के बयान है या फिर हमारे ओपिनियन है, वो कोई भी हमारे द्वारा बताई गई चीज़ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है या हम किसी को क्षति पहुंचाने के लिए अपने बयान नहीं बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए
ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।